आ जाओ आ जाओ। हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। खड़ा गई रहा कलम। राम राम जी सारे ने। मैं तारा साथी मोहित पुनिया बता सारे का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल पर तर्क तर्क मॉर्निंग की होटना समाज चिपचिपी गर्मी में फिर से स्वागत करूँ। तो सुना दो क्या अंतर आ जाओ फटाफट से। तो भाई जैसा कि आप लोगों को पता है, व्यापी ने हरियाणा जीके का डिस्ट्रिक्ट वाइज परिचय स्टार्ट कर रखा है। करीबन हम लोग 6 डिस्ट्रिक्टों के बारे में पढ़ चुके। आज हमारा 7वें नंबर का डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम होगा फतेहाबाद। भाई फतेहाबाद के बारे में पूरी कुंडली पढ़ने का काम करेंगे। फतेहाबाद की स्थापना, लोकेशन वगैरह वगैरह जो भी इससे रिलेटेड प्रश्न बनेंगे सारे के सारे आप थ्योरी प्लस एमसीक्यू करने का काम करेंगे। भाई सर जी लेट कैसे हो गए? लेट तो भाई यार ये देखो ताम तो बैठो आराम तो लाइब्रेरी में आम यार कैमरा शैम में आवा है। कितने लोग देखा हैं, लड़कियां भी देखती हैं भाई, ठीक है, समाज के बहुत अच्छे अच्छे लोग भी देखते हैं भाई। तो उनके सामने वैसे ही भी यार मैंने बाल खिंडाए यार बुंडे डाला जाऊँ तो अच्छा थोड़ी लागू वहाँ ना दो कि सुतरा बन के बाल बुड़ बाकी जिदाना पड़ा भाई। थोड़ा सोचा करो कि मैं समाज की लिहाज कराया करो। ठीक है भाई। तो देखो भाई स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय की बर्बादी नहीं करेंगे क्योंकि पहले से ही थोड़ा सा लेट हो चुके हैं। क्या हो गया? सर एचएसएससी की साइट नहीं चल रही। हाँ साइट नहीं चलने लग रही है। मेरे पास सुबह से 4-5 बच्चों के मैसेज आए, मतलब साइट चलने लग रही है लेकिन जहां पर बच्चे एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऐड करते हैं जिस पेज के ऊपर, ठीक है, उस पेज में को जब आगे फॉरवर्ड करते हैं जहां पर उनकी फोटो वगैरह लगती नहीं है, जैसे अपनी खुद की फोटो खुद के साइन वगैरह जो अपलोड होते हैं वो पेज नहीं खुलने लग रहा है। बहुत सारे बच्चों की शिकायत आई मेरे पास सुबह से अभी तक, काफी बच्चों की। ठीक है कोई बात नहीं, हो जाएगा ठीक भाई। इनकी साइट नो चल लिया है, ठीक है, चलती चलती के बेरा नहीं पार लगा देखो यार के बेरा नो पड़ी रहे। तो देखो भाई स्टार्ट करते भाई। तो पहली चीज तो फतेहाबाद जिले की हमारी स्थापना छोड़ो, पहले लोकेशन देखो। लोकेशन कहां पर है भाई? तो फतेहाबाद जिला हमारा यहाँ पर, ये रहा फतेहाबाद भाई, यो रहा भाई फतेहाबाद, ठीक है, ये हमारा बीच का हिस्सा है। अगर हम इसकी लोकेशन देखा, हिस्सा का हिसाब था तो इसकी लोकेशन कड़ा है हरियाणा का। ये देखो भाई, ये हरियाणा का ऐसे मान लिया हमारा, एक सेकंड रुको, ये ऐसे पोर्शन है भाई। ये गई हमारी नॉर्थ डायरेक्शन, ये गई हमारी साउथ, ये गया हमारा ईस्ट और ये गया आ गया हमारा वेस्ट। यानी कि हरियाणा के क्या है, पश्चिम दिशा की तरफ क्या है भाई, फतेहाबाद की लोकेशन है। तो फतेहाबाद की लोकेशन पूछ लेगा तो कहां पर? हरियाणा के पश्चिम में भाई। हरियाणा के पश्चिम में कौन सा भाई? हमारा फतेहाबाद जिला स्थित है भाई। स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि इसकी और दिनों से अलग हुई थी। कब हुई थी हमारी? 15 जुलाई 1997 भाई। किससे अलग करके इसकी स्थापना की गई? हिसार से अलग करके इसकी स्थापना करेगी भाई। हिसार से अलग करके भाई, ठीक है। 15 जुलाई 1997 को क्या है, हिसार से अलग करके क्या फतेहाबाद की स्थापना करी गई। याद करो 97 का मतलब क्या? सताना। 97 का मतलब सताना। आप किसी को सताने लग रहे हो, आप किसी को परेशान करने लग रहे हो, ठीक है, आप किसी को सताओगे, परेशान कैसे आप उसको कैसे सता सकते हो? आप किसी व्यक्ति को कैसे परेशान कर सकते हो? आप अगर उसको उसकी फेवरेट चीज से अलग कर दो, जुदा कर दो। अब क्या था, जो फतेहाबाद था वो हिसार के साथ चिपका हुआ था। फतेहाबाद हिसार एक ही चीज थी भाई, लेकिन आपने क्या फतेहाबाद की हिसार से जुदाई करवा दी। क्या करवा दी? हिसार से जुदाई करवा दी। तो इसकी वजह से क्या है, आपने फतेहाबाद को सता दिया, एक तरीके से परेशान कर दिया। 1997 के अंदर क्या है भाई, फतेहाबाद जिले की स्थापना हुई थी 15 जुलाई 1997 भाई। और इसकी लोकेशन कहां पर है? हरियाणा के पश्चिम के अंदर क्या भाई, हमारे फतेहाबाद जिले की लोकेशन है। ये किस मंडल के अधीन आता है फतेहाबाद? तो किस मंडल के अधीन आएगा? हिसार मंडल के अधीन आएगा। कौन सा? हमारा फतेहाबाद जिला भाई। किस मंडल के? हिसार मंडल के अधीन भाई, ठीक है। अब इसी के अंदर जो आगे चीज है वो कौन सी है भाई? पहली चीज देखो, तहसील और विधानसभा क्षेत्र दोनों इंपॉर्टेंट है भाई।
जोन सी 3 तहसील है फतेहाबाद के अंदर, वही 3 हमारी एज इट इज विधानसभा क्षेत्र भी हैं फतेहाबाद के अंदर, डिट्टो सेम भाई। ठीक है, विधानसभा क्षेत्र और तहसील दोनों की दोनों फतेहाबाद के अंदर क्या है, सेम होंगी। कौन कौन सी होंगी? एक तो मैंने क्या बताया था, जोन सा भी जिले का नाम हो वो जिला खुद भी क्या है, एक तहसील भी होती है, एक विधानसभा क्षेत्र भी होता है। ठीक है, तो यानी कि फतेहाबाद खुद भाई, एक तो क्या क्या फतेहाबाद, फतेहाबाद जो खुद है यानी फतेहाबाद शहर, ये तहसील भी है, ये विधानसभा क्षेत्र भी दोनों के दोनों है भाई। ठीक है, इसके अलावा सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है टोहाना। टोहाना 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 चढ़ लो भाई बस मां, टोहाना भाई। टोहाना भी क्या हमारी तहसील भी है और विधानसभा क्षेत्र भी है। और तीसरा हमारे पास रतिया, रतिया भी क्या हमारे पास तहसील भी है और विधानसभा क्षेत्र भी है। लेकिन रतिया के अंदर एक खास बात है कि खास बात से तेरे यारा मैं तो कुद्दस है जिनके दम पे। रतिया, रतिया के अंदर क्या है भाई, रतिया आपका आरक्षित विधानसभा क्षेत्र है भाई। कौन सा? आरक्षित यानी रिजर्व्ड सीट है भाई। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है प्रीवियस ईयर के अंदर भाई। ठीक है, तो ये तहसील और विधानसभा क्षेत्र दोनों क्लियर हुए भाई आपके। कौन कौन से हैं भाई? फतेहाबाद, टोहाना 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 टोहाना, ए टोहाना चढ़ लो भाई बस मां, ए गुड्डी किस जाएगी, टोहाना जाओगी, आज चढ़ ले चढ़ ले चढ़ ले। ठीक है भाई। अगर रतिया, रतिया हमारा विधानसभा क्षेत्र भी कहां पर हमारा फतेहाबाद के अंदर है भाई। याद कैसे रखोगे भाई, रतिया आरक्षित क्षेत्र आप जो रतिया आरक्षित। रिजर्वेशन आपको कब मिलेगी? रात के समय मिलेगी, दिन में आपको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगी। रात के समय नहीं देखते, रात का टाइम है चलो बिठा लो भाई, लुगाई छोरी का काम से। ठीक है, यानी रिजर्वेशन आपको रात के, यानी रतिया क्या हमारा एक आरक्षित विधानसभा क्षेत्र। तीनों क्लियर है, फतेहाबाद टोहाना रतिया। ठीक है, ये विधानसभा क्षेत्र भी यही है, तहसील भी यही है, दोनों के दोनों सेम, तो इसलिए मैंने एक ही जगह लिख के काम चला दिया भाई। अब हमारा गंतव्य, गंतव्य का मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी यानी भीड़ कितनी है। ठीक है भाई, लिंगानुपात कितना है, लिंग का अनुपात, लिंगानुपात। ठीक है भाई, और हमारी साक्षरता दर कितनी है भाई, ये भी आपको पता होनी चाहिए भाई। ठीक है भाई, तो पहली चीज तो गंतव्य यानी भीड़ कितनी है फतेहाबाद के अंदर। बहुत कम भीड़ है, बहुत खुले खुले लोग रहते हैं। 371 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि एक वर्ग किलोमीटर के अंदर कितने 371 व्यक्ति हमको देखने को मिलते हैं। ये फतेहाबाद का घनत्व है, पॉपुलेशन डेंसिटी है। ठीक है, नॉर्मल है, डायरेक्ट मतलब घनत्व पूछने के चांस बहुत कम होते हैं, मैक्सिमम चांस लिंगानुपात पूछने के होते हैं। साक्षरता दर के भी चांस बहुत कम होते हैं भाई। ठीक है, लिंगानुपात इसका बहुत ज्यादा 902, 902 फतेहाबाद का लिंगानुपात, ये इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, चीजें क्लियर। साक्षरता दर कितनी है? इतने पढ़े लिखे लोग फतेहाबाद के अंदर नहीं, ज्यादातर लोग खेती बाड़ी के अंदर इंक्लूड है। वैसे तो 67.92 है, लेकिन एग्जाम के अंदर आपकी अप्रोक्सीमेट पूछी जाती है तो हमारी 68% के लगभग हम लोग मान सकते हैं भाई। तो ये इतनी कुंडली है फतेहाबाद जिले के अंदर। इसके अंदर जो मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट हैं वो कौन कौन से हमारे, एक तो स्थापना याद रखना। आपने फतेहाबाद को हिसार से अलग करके उसको सताने का काम किया, यानी सताना 1997 के अंदर फतेहाबाद हिसार से अलग करके हरियाणा के पश्चिम में तहसील और विधानसभा क्षेत्र याद रखना। फतेहाबाद टोहाना और रतिया, और रतिया क्या है हमारा आरक्षित विधानसभा क्षेत्र है। ठीक है, घनत्व भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं है, लिंगानुपात याद रहना चाहिए 902, ये साक्षरता दर भी भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं है, काम चला दिया जाए आपका। ठीक है भाई, इतनी चीजें। अब इसी के अंदर भाई, अब फतेहाबाद का पुराना नाम क्या था, इसका नामकरण कैसे, मतलब पुराने समय में इसको किस नाम से जाना जाता था, ये चीज लिखो भाई। फतेहाबाद का प्राचीन नाम क्या था भाई, इतिहास में इसको किस नाम से जाना जाता था, यह प्रश्न आपसे पूछा गया भी है और आगे भी जा सकता है भाई। पहला नाम तो इसका उदयनगरी। फतेहाबाद मतलब जब आप फतेह हासिल करते हो, जब आप जीत हासिल करते हो, तो आपके जीवन में क्या एक नए सूरज का उदय होता है, यानी उदयनगरी। उदयनगरी के नाम से किसको? फतेहाबाद के नाम से। इकदार, इकदार के नाम से, यानी कैसे वो याद रखोगे, फतेहाबाद भी क्या है एक अलग जिले का हकदार है, इसलिए मैंने उसको हिसार से अलग करके बना दिया इकदार। और तीसरा हमारे पास क्या, पिंक सिटी भी इसको पुराने समय के अंदर बोलते थे, गुलाबी नगरी के नाम से भी इसको जाना जाता था। तो प्राचीन नाम क्या क्या हो गया हमारे, पहली चीज तो क्या होगी हमारे पास इकदार। फतेहाबाद भी क्या है भाई एक अलग जिला बनने का क्या है हकदार है, तो इसलिए मैंने फतेहाबाद को अलग बना दिया भाई। दूसरा, जब भी आप फतेह हासिल करते हो आपके जीवन में क्या एक नए सूर्य का उदय होता है, यानी कि उदयनगरी भाई, उदयनगरी भाई इसके नाम से इसको जाना जाता है। और तीसरा भाई इसको पिंक सिटी, पिंक सिटी या फिर गुलाबी नगरी के नाम से भी इसको जानते थे पुराने समय के अंदर भाई। ठीक है भाई, चीजें क्लियर हुई फतेहाबाद की इतनी? जी 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 सर,
गुप्त दान कैसे होगा? हाथों से होगा, अंगूठे से कीजिए। विष्णु कश्यप, सर जी पड़ोसन सेट करनी है, कोई ट्रिक बता दो। सोनू सर जी घर वालों ने शादी कर दी, अब क्या करें? जो करना चाहिए वो करो भाई, बिठाओ कार्रवाई। सर मैंने 2022 का सीट दिया था पर अब न्यू रजिस्ट्रेशन कर दिया, अब क्या होगा? अब पतन होगा जल्दी वाला। ठीक है, देखो भाई, इकदार, उदयनगरी, पिंक सिटी, चीजें क्लियर है। ये हमारे क्या थे? फतेहाबाद के प्राचीन नाम थे, पुराने समय के अंदर इस नाम से फतेहाबाद को जाना जाता था भाई। ठीक है, एक सेकंड रुकना भाई, कुछ आएगा। ठीक है, आगे चलें फतेहाबाद के अंदर और इसकी कुंडली के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं भाई। अब पढ़ते फतेहाबाद की स्थापना कैसे हुई थी भाई। फतेहाबाद की स्थापना, ये तो हमको पता लगी भाई, 1997 के अंदर एक अलग जिला बना। पुराने समय के अंदर फतेहाबाद की स्थापना कैसे हुई थी भाई? एक फिरोज शाह तुगलक नाम का शासक होता था, आप सभी को भी पता है। तुगलक वंश का शासक था, दिल्ली सल्तनत का भाई। दिल्ली सल्तनत के मैंने आपको सारे वंश याद भी करवाए हुए हैं। सख्त शाह लोंडा, दिल्ली सल्तनत के वंश अगर आपसे पूछ ले, दोबारा से आपको फिर करवा देता हूं। सख्त शाह लोंडा, ये मैं आपको जब इंडिया जीके करवाता हूं उसके अंदर मैंने ट्रिक करवाई हुई है, मेरे खुद के याद है सारे। सख्त शाह लोंडा ये क्या दिल्ली सल्तनत के वंश हैं। ऐसे से क्या बनेगा? सलेव डायनेस्टी। सलेव का मतलब हो गया गुलाम वंश, यानी पूछ ले आपसे दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन सा था, तो गुलाम, गुलाब लिख दिया गया दिमाग में गुलाब चल रहा। गुलाम वंश क्या भाई? दिल्ली सल्तनत का पहला वंश है भाई। कैसे क्या बन गया? कैसे बन गया हमारे पास? खिलजी वंश। पूछ ले आपसे कोई दिल्ली सल्तनत का दूसरा वंश कौन सा था? खिलजी। तीसरे बन गया तुगलक। अब ये जो हमारा तुगलक है, फिरोज शाह तुगलक की बात करिए, दिल्ली सल्तनत का कौन सा? तीसरा वंश था भाई। ऐसे से क्या बन गया? सैयद वंश। और एलडी से क्या बन गया? लोधी वंश भाई। दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश कौन सा था? लोधी था। पूछे जाते हैं सख्त शाह लोंडा। ठीक है भाई, ये ट्रिक है दिल्ली सल्तनत के वंश याद करने की। तो अब जो स्थापना वो किसने करी भाई? जो ये तुगलक वंश का एक शासक होता था फिरोज शाह तुगलक भाई, उसका एक छोरा आया करदा, यानी उसका एक लड़का था जिसका नाम था फतेह खान। उसके नाम पे क्या इसने इस शहर की स्थापना करी? फतेहाबाद की भाई। ठीक है, तो क्या चीज है भाई, कैसे क्या कुछ है भाई, कब करी थी, तारीख वगैरह सारी चीजें याद होनी चाहिए। तो 1352 में लिख लो भाई, 1352 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने अपने बेटे फतेह खान, फतेहाबाद से फतेह खान के नाम पर स्थापना की भाई। ठीक है भाई, चीजें क्लियर है। 1352 में क्या है? फिरोज शाह तुगलक ने अपने बेटे फतेह खान के नाम पर क्या भाई? फतेहाबाद की स्थापना करने का काम किया भाई। अब फिरोज शाह तुगलक की बात करने लग रहे हैं, तो फिरोज शाह की जितनी भी कोठी है या महल है वो भी सारे के सारे हमें कहां पर? फैसे फिरोज शाह, फैसे फतेहाबाद, फैसे फतेह खान, वहीं पर देखने को मिलेंगे। तो आपसे पूछ ले फिरोज शाह तुगलक का किला कहां पर है? तो फतेहाबाद में तुगलक का किला पूछ ले भाई आपसे, तो कहां पर होगा? फतेहाबाद के अंदर ही आपका क्या? फिरोज शाह तुगलक का किला होगा, और फतेहाबाद के अंदर ही क्या? फिरोज शाह तुगलक की हवेली। हवेली भी अगर पूछ ले फिरोज शाह तुगलक की हवेली, तो दोनों की दोनों चीजें हमारी कहां पर भाई? हमको फतेहाबाद के अंदर देखने को मिलेंगी। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? फिरोज शाह तुगलक की इतनी ही कुंडली थी जो कि एग्जामिनर पूछता, चीजें मेरे हिसाब से हर एक साथ ही क्लियर हो गई होंगी। संजू सोनी सर आज के मेंटरशिप ने डाली, कब डालो? 40 रुपये भुगतान। भाई संजू सोनी पता क्या चीज़ है, मैं बताता हूँ। कल भी ये फॉल्ट आया था, मेरे हिसाब से आज भी फॉल्ट होया हुआ। अब जैसे डालते हैं ना उसके अंदर, तो जैसे मैं दिल्ली पुलिस के अंदर और बैच है उनके अंदर मेंटरशिप जाती है, और वो कल भी यही काम हुआ। कल भी मैंने सुबह 7 बजे डाल दी थी, और वो मेंटरशिप गलती से दिल्ली पुलिस वाले बैच के उसके अंदर डलेगी। उसके अंदर जैसे हम बनाते ना, अब जैसे तुम्हारा जो मेंटरशिप का जो उसका नाम है 2025 मेंटरशिप के नाम से, और दिल्ली पुलिस का नाम है न्यू मेंटरशिप के नाम से, और वो गलती से जहां तक मेरे को लगने लगा, कल भी मैंने डाली थी, कल भी फिर मैंने क्लास खत्म होने बाद चेक किया था, वही गलती थी, न्यू मेंटरशिप वाले सेक्शन के अंदर मैंने डाल दी। वो मतलब वो जो तुम्हारी हरियाणा वाली थी सीईटी वाली, वो गलती से दिल्ली पुलिस वाली के अंदर जाके डलेगी।
ठीक है। और आज भी मेरे हिसाब से यही चीजें मिलेगी, जहां तक कमेंट करने अगर मैं गलती से ही उसके अंदर डल गई मिलेगी, ठीक कर दूंगा क्लास खत्म होने के बाद, और कल से बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा इस चीज का भाई, ठीक है। इतनी वही गलती मिलती है और इसके अंदर कुछ गलती नहीं मिलती, करवा दूंगा ठीक मैं, ठीक है, भड़क ना लो। अब देखो आगे चलते भाई, फतेहाबाद की इतनी चीजें मेरे हिसाब से हर एक साथी क्लियर होगी। अब आते हैं हम लोग फतेहाबाद के अंदर कौन कौन से उद्योग धंधे हैं। तो फतेहाबाद के अंदर इतने उद्योग धंधे नहीं है भाई, फतेहाबाद के अंदर खेती वगैरह ज्यादा होती, इतनी फैक्ट्रियां वगैरह कुछ नहीं है। पहले हिसार के अंदर था, फतेहाबाद एक छोटा सा शहर है, बहुत छोटा शहर है, जैसे कस्बा नहीं होता, जैसे बरवाड़ा है, आंसी है, इस टाइप से एक छोटा सा शहर है, जिसका भी इतना ज्यादा विकास भी नहीं। आप जाके भी देखोगे तो भी आपको लगेगा कि ये शहर भी है, मतलब इतना ज्यादा छोटा शहर है, आप देखोगे तो इतना ज्यादा विकसित नहीं है, तो इसलिए वहां पर इतने उद्योग धंधे या कुछ भी इतनी चीजें नहीं है। ज्यादातर लोग है खेती बाड़ी से ही अपना जीवन यापन करते हैं भाई। तो मेनली जो फतेहाबाद के अंदर उद्योग है, एक तो कौन सा, सूती धागा उद्योग, जो कि साल 1963 में स्थापित हुआ था भाई, सूती धागा उद्योग भाई हमारा कब स्थापित हुआ था, साल 1963 में भाई। ठीक है भाई। सेकंड हमारा जो फतेहाबाद के अंदर है भाई, वो कौन सा है हमारा, जो हमारा अणु विद्युत परियोजना है, याद आया, गोरखपुर जो हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट है गोरखपुर के अंदर, फतेहाबाद के अंदर, वो भी एक तरीके से उद्योग ही तो है, जहां पर बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला है। ठीक है, तो कौन सा भाई, हमारा अणु विद्युत, अणु किसको बोलते हैं, न्यूक्लियर जो हमारा है, न्यूक्लियर या एटम बॉम्ब जिसको बोलते हैं, उसको अणु बोलते हैं, एटम, अणु विद्युत परियोजना। ठीक है, ये हमारे कहां पर है, गोरखपुर के अंदर है भाई। गोरखपुर भी कहां पर, फतेहाबाद में भाई, फतेहाबाद। ठीक है, और ये जो फतेहाबाद के अंदर जो हमारी ये गोरखपुर अणु विद्युत परियोजना है, या गोरखपुर न्यूक्लियर पावर रिएक्टर में, यहां से हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शन करवा के है बिजली का उत्पादन करते हैं, ये कितने वोट की है और क्या कुछ है, मतलब ये सारी चीज बतानी, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो पहली चीज तो आपको ये चीज याद रखनी है कि उत्तरी भारत का सबसे बड़ा प्लांट है भाई, सबसे बड़ा प्लांट है ये हमारा बिजली उत्पादन का भाई। ठीक है, पहली चीज तो याद रखनी। सेकंड चीज, ये कितनी मेगावाट कैपेसिटी का, जैसे हमने पीछे भी देखे थे छोटू राम तापीय विद्युत परियोजना, ठीक है, ये इतने मेगावाट की है। ठीक है, और जो हमारी एक पानीपत तापीय विद्युत परियोजना, ठीक है, ये हमने पढ़ी थी भाई। तो इसी टाइप से हमारी जो ये वाली है, जो गोरखपुर तापीय विद्युत परियोजना है, वो तो तापीय तो न्यूक्लियर बम वाली है। ठीक है, ये कितने मेगावाट की है, 2800 मेगावाट की है भाई, 2800 मेगावाट की। और इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हमारी साल 2014 के अंदर हुई थी। ये इंपॉर्टेंट, इसकी डेट भी आपको याद रखनी पड़ेगी, और साथ के साथ इसकी मेगावाट की क्षमता है ये भी पूछी जाती है, तो साल 2014 के अंदर भाई। ठीक है, ये फैक्ट आपको याद रखना है, एग्जामिनर पूछता है कि गोरखपुर अणु विद्युत परियोजना या न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये कहां पर स्थापित है, फतेहाबाद के गोरखपुर के अंदर। स्थापना कब हुई, साल 2014 के अंदर, और कितने मेगावाट की इसकी क्षमता है, तो हमारी 2800 मेगावाट। ऐसे देखो 14 दूनी 28, तो साल 2014 के अंदर स्थापना, और उसके 2 गुना उसकी कैपेसिटी, यानी 2800 मेगावाट की हमारी इसकी कैपेसिटी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले बताना, अगर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है भाई। ठीक है, ये चीज याद रखना भाई। आगे चले, इतनी चीजें क्लियर है एक साथी के, वेरी गुड भाई। आगे चलते हुए आगे भाई, अब हम मंदिरों के बारे में पढ़ेंगे। फतेहाबाद के अंदर इतने मंदिर वगैरह भी नहीं है भाई, मतलब मंदिर है लेकिन एग्जामिनर इतने नहीं पूछता। ठीक है, तो अड़के फुड़के भी याद रख लोगे तो भी काम चल जाएगा। आज तक कभी आए ही नहीं भाई ये। ठीक है, फिर भी हमें तो भाई सिलेबस पूरा करवाना, सिलेबस के अंदर दे रखे तो करवाने तो पड़ेंगे, अब से आए चाहे ना आए। ठीक है, 2 ही मंदिर हैं, कोई सा भी नहीं आया, एक भी बार नहीं आया, कोई सा भी नहीं आया हुआ। ठीक है, पहला तो कौन सा, हमारा बाबा रावाधीर मंदिर भाई, कहां पर, बुन्ना के अंदर है, बाबा रावाधीर मंदिर भाई। फिर भी भाई के बेरा अगला दिमाग फिर जब पूछ भी ले, बुन्ना भी कहां पर, फतेहाबाद के अंदर है। ठीक है, सेकंड हमारे पास जो मंदिर हो कौन सा, बाबा गोरखनाथ जी। जैसे जो गोरखपुर के अंदर हमें गोरखनाथ जी भी देखने को मिलते हैं, तो बाबा गोरखनाथ जी का जो प्राचीन मंदिर है, ये भी हमें कहां पर, फतेहाबाद के अंदर देखने को मिलता है भाई। बाबा गोरखनाथ जी का
प्राचीन मंदिर। ये भी हमें कहां पर देखने को मिलता है? फतेहाबाद के अंदर देखने को मिलता है। दोनों की दोनों चीजें क्लियर हैं। पहला हमारा कौन सा बाबा? रावाधीर मंदिर। सेकंड हमारा बाबा गोरखनाथ जी का प्राचीन मंदिर। गोरखनाथ वाला तो आपके डायरेक्ट याद रह जाएगा, गोरखपुर जो हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसी के हिसाब से हमारा गोरखनाथ बन गया। ये वाला से बोल भी जा तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये सिलेबस के अंदर दे रखे, बाकी पेपर के अंदर नहीं आए भाई, ठीक है। हाँ, हेलो सर, क्या हाल आपके? मेरे बढ़िया हाल है, अपने सुनाओ। इतनी चीजें क्लियर है। अब हम लोग देखो मेले करेंगे। मैंने आपको एक चीज बता रखी है, 6 क्लास से ली, 6 की 6 के अंदर मैंने एक चीज बताई है, जिस नाम से आपको मंदिर मिलेगा उस नाम से आपको मेला पक्का देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मंदिर किस नाम से? रावाधीर, तो यानी कि बाबा रावाधीर का मेला। पहला मेला कौन सा है? रावाधीर का मेला कहां पर लगता है? फतेहाबाद के अंदर। सेकंड है, ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है, कौन सा मैं अब करवाऊंगा, कौन सा? दशहरे का मेला। ये प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है, दशहरे का मेला। इसको कैसे याद रखोगे? देखो दशहरे वाले दिन क्या है भाई, राम जी ने क्या है, रावण के ऊपर फतेह हासिल करी थी, यानी जीत हासिल करी थी, यानी फतेहाबाद के अंदर कौन सा हमारा दशहरे का मेला लगता है। ये इंपॉर्टेंट, ये प्रीवियस ईयर के अंदर आपका आया हुआ है भाई, ठीक है। इसीलिए ये मैंने आपको स्पेशल पहले बता देता हूं, जो चीज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो सी नहीं वो भी मैं बता देता हूं, ठीक है। तो मेले के अंदर दशहरे का मेला कैसे याद रखोगे? प्रभु श्री राम ने रावण के ऊपर क्या फतेह हासिल करी थी, उसी के उपलक्ष्य में हम लोग क्या दशहरे फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं भाई, ठीक है भाई। अब इसी के अंदर आगे चलते कुछ पर्यटन स्थलों के बारे में पढ़ेंगे भाई, कौन कौन सी घूमने की जगह है। ताराली हुआ नहीं कदे सवेरा सवेरा बोतल उठा के चाल पड़ो, सोचा तो घूमने की जगह है, ना ना ना। ये पर्यटन स्थल है वो टूरिस्टा खातर है भाई, कदर ठागी लोटा जो जब मास्टर नानो बताई थी अड़ा घूमने की जगह है, सुबह से मैं तो बनी मजा आऊँ, ना 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 भाई, ऐसा काम ना कर दिए, कर डाई आ जाएगी। पर्यटन स्थल यानी घूमने की जगह कौन कौन सी भाई? सो सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर के अंदर आया वो है पपैया पर्यटन स्थल भाई। कौन सा? पपैया पर्यटन स्थल भाई, ठीक है भाई। पपैया पर्यटन स्थल हमारा कहां पर देखने को मिलता है? हमें फतेहाबाद के अंदर देखने को मिलता है। क्या हुआ? सर रीजनिंग के टॉपिक शीट के सिलेबस में ही नहीं, क्यों नहीं है भाई? हैं भाई, नु तो बहुत मेले लग गए हैं। हाँ, कई जगह लगता है दशहरे का मेला, लेकिन HSSC के अंदर जो पूछा जाता है उसके अंदर मैक्सिमम फतेहाबाद पूछा जाता है भाई। ऐसे तो यार बहुत ज्यादा मेले लगते हैं भाई। अब यार नो तो यार मैं मारा गांव लगा लिया यार, मारा गांव में मेले लग गए, लेकिन वो तो कितने बुक का में देखो नहीं रखे, इन्होंने तो मैं भी कहती हूँ हिसार का में मारा गांव है और इसका में मेले लग गए हैं, वो तो बुक का में कौन दे रखे। नो थोड़ी ना यार, हर एक गांव में हर एक जगह मेला लगा है, कोई सा किसी बाबा का लगा, कोई सा किसी बाबा का लगा, जो भी जिस बाबा जी को या देवी देवता को मानते उसके मेला लगते हैं, लेकिन जो हमें बुक के अंदर दे रखे उसके हिसाब से हमें चलना है, जो सिलेबस के अंदर दे रखे हैं, ठीक है। चलो आगे। तो पपैया पर्यटन स्थल इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के अंदर भी आया हुआ है, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखो? पपैया नॉर्मल याद रखना। देखो भाई, जब आप लोग क्या है जीत जाते हो, फतेह हासिल कर लेते हो, तब क्या पपैया बजाते हो? पे 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 पपैया बजाते हो ना। तो पपैया पर्यटन स्थल हमारा कहां पर? फतेहाबाद के अंदर हमको देखने को मिलता है भाई। सेकंड हमारे पास देखो, इसके अंदर कौन है फतेहाबाद से? फतेहाबाद के अंदर जो बिलोंग करता पुराने साम्राज्य के अंदर, फिरोज शाह तुगलक। तो यानी फिरोज शाह की जो लाट है वो भी हमें कहां पर देखने को मिलती है? फतेहाबाद के अंदर। कौन सी भाई? फिरोज शाह की जो लाट है वो भी हमें कहां पर देखने को मिलती है? फतेहाबाद के अंदर। अरे फिरोज शाह से रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछ रहे फतेहाबाद ठोक देना, ठीक है। लेकिन ये इशार से भी बिलोंग करता, कदे सारे फतेहाबाद ठोक दो, आगे करवाऊंगा जब इशार था पता लग जाएगा। तीसरे नंबर पर हमारे पास कौन सी आती है? चिल्ली झील भाई।
चिल्ली झील। जब भी आप फतेह हासिल कर लेते हो, चिल्का नहीं है चिल्ली है, जब भी आप लोग क्या है फतेह हासिल कर लेते हो उसके बाद चिल्ली मारते हो, हू जीत गए हू, इस तरीके से भाई। ठीक है, इसके अलावा एक हमारे संत भी हैं भाई जो कि फतेहाबाद से बिलोंग करते हैं, उनकी मजार भी हमें फतेहाबाद के अंदर देखने को मिलती। कौन से? संत मीर शाह की मजार भाई, संत मीर शाह की मजार। ये भी कहां पर देखने को मिलती है? फतेहाबाद के अंदर देखने को मिलती है। याद कैसे रखोगे, अगर आपको फतेह हासिल करने तो आपको क्या, मीर से बढ़िया पीर, आपको पीरों की दरगाह पर जाना पड़ेगा, तभी आप लोग क्या फतेह हासिल कर सकते हो। सिर्फ ट्रिक है याद करने की भाई। 5वें नंबर में हमारे पास क्या है? एक हुमायूं की मस्जिद भाई। कौन सी भाई? हमारे पास हुमायूं की मस्जिद भी कहां पर देखने को मिलती है भाई? हुमायूं की मस्जिद भी फतेहाबाद के अंदर देखने को मिलती है भाई। जब हुमायूं के ऊपर फतेह हासिल कर ली गई तो हुमायूं की मस्जिद भी फतेहाबाद के अंदर हमने स्थापित कर दी भाई। चीजें क्लियर हुई। 5 पर्यटन स्थल कौन से? एक तो पपैया, फतेह हासिल करते पपैया बजाओ, पिप 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 पिप। फिरोज शाह तुगलक का संबंध फतेहाबाद, फिरोज शाह की लाट। चिल्ली जीतोगे, फतेह हासिल करोगे तो चिल्ली मारोगे। संत मीर शाह पीर, यानी क्या बन गया? अगर आपको फतेह हासिल करने तो आपको पीर दरगाह पे जाना पड़ेगा। और हुमायूं की मस्जिद भी कहां पर? फतेहाबाद के अंदर देखने को मिलती है भाई। सर कल आपने बताया था कि पंचकुला में मनसा देवी टेम्पल की स्थापना गोपाल सिंह, हाँ, लेकिन गवर्नमेंट वेबसाइट पे गुरबख्श सिंह भाई, भव्या वशिष्ठ भाई। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैं जो चीज़ें करवाता हूँ वो करवाता हूँ जो HSSC प्रीवियस ईयर के अंदर पूछ चुकी है। ठीक है, पेपर के अंदर किस चीज़ को माना जाएगा? जो HSSC पहले पूछ चुकी। ठीक, गवर्नमेंट वेबसाइट को नहीं माना जाएगा। और हर एक जगह भाई अलग चीज़ आपको दी हुई मिलेगी। मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ। अब जैसे मान लिया मैंने इसके अंदर 3 विधानसभा क्षेत्र में बताए हैं फतेहाबाद के अंदर, कई ऐसी बुक भी मिल जाएगी जिसके अंदर 4 भी लिखा मिल जाएगा, कई ऐसी बुक मिले जिसके अंदर 2 भी बुक लिखा मिल जाए। क्योंकि हरियाणा के अंदर सारे जने राइटर पाए करे हैं भाई, सारे जने राइटर। कोई पैदा हो वो भी हरियाणा जी की बुक लिखते हैं। बालक जो पैदा हो ना, पैदा होंदी है तो मैं पहला हरियाणा जी की बुक लिखूंगा। ठीक है, तो सारे राइटर पाए करे हैं। और वो आपकी मर्जी तक किसी में किमें छापते हैं, किसी में किमें छापते हैं। और बालक हो रहे हैं पागल, किसी में 61% छाप दें, किसी में 62 छाप देंगे। बालक को कहते हैं जी इसना यो दे दिया, इसना यो दे दिया, पागल हो रहे हैं। मजाक की बात नहीं, सच्ची बात है यार। ठीक है, तो आड़ चीज़ें ना घनी सीरियस ना लिया करो। मैं जो चीज़ करवाने लगे रहा हूँ ना अपना, गलत कौन करवाऊँ भाई, ना टेंशन लो। क्योंकि यार मेरी रेपुटेशन भी तो इस चीज़ तक जुड़ोड़ी है ना। ये मैं ताती गलत करवाऊँगा कोई चीज़, मान के चल ताती गलत करवाऊँ तो हम 4 जने का क्या कहोगे कि वो तो गलत करवाने लगे, उसकी क्लास ना लगाया करो। मेरी भी तो वैल्यू डाउन हुआ है। ये मैं सही करवाऊंगा तो हम 4 जने का कहोगे हाँ भाई उस साड़ी में तो देखिए वो सही करवाने लगे रहे। तो सारी चीज़ भाई बहुत सोच समझ के, बहुत रिसर्च करके ले आई जाए। फिर भी अगर कोई चीज़ गलत हो है तारे कमेंट आओ तो मैं उस चीज़ ना खुद दोबारा चेक भी कराया करूँ। तो हमने देखा भी कोई 1-आधा% मेरे पर भी गलत हो जाए है, मैं कोई भगवान थोड़ी ना हूँ। और जो सा गलत हो जाए उसने ठीक भी करवा दूँ। अब जैसे मान लिया आज मैंने पूरी क्लास करवाई, इब तारे कमेंट भी मैं देखा करूँ, इब तो आपने कहते जियो आपने गलत करवा दिया, मैं चेक करूँगा, उसने डबल वेरीफाई करूँगा। और भी 2-3 मास्टर और भी पूछूंगा जो मेरे दोस्त हैं उन पर। ठीक है, वो भी बताऊंगे कि हाँ भाई ये चीज़ ठीक है गलत है। फिर उसने मैं टेलीग्राम पर डाल दूँ कि हाँ भैया मेरे पास गलती हुई, उसने ठीक कर लियो। बस मेरे पास यार उसमें फार्म बताने की डेट में गलती हो गई थी, तोड़ोबाजी का मैं बस सवेरा मैंने देखा भाई हाँ नो आ रहा है, फटाफट वो पोस्टर बनाएगी, वो नोटिफिकेशन लग गया बताने। मैं सोचा भाई जैसे कि भाई जो उस मानू था पहला फार्म भरने की लास्ट डेट 12/6/2025 भाई। मैं सोचा वहाँ जैसे 28 था स्टार्ट थे, 28 मई था। मैं सोचा यार वहाँ 12 जून तो के दिन देंगे तोड़बाजी में, 28 मई तक फार्म शुरू, 12 जुलाई लग फार्म भरे जाएंगे। मैं सोचा वहाँ कम से कम भाई 1-1.5 महीना टाइम दे, मन्ना कि 15 दिन का टाइम दे रखा। मेरा मुँह तो गलती था, जुलाई लिखड़ गया, दे रखा था जून। तो बच्चे ने कमेंट करे कि जी अपना जुलाई बोल दिया, जून दे रखे। तो मैंने ठीक कर दी, करेक्ट कर दी। उसके नीचे मैंने टेलीग्राम पर भी डाल दी थी, माँ भाई अपना ठीक कर लियो, कहते 12 जुलाई के हिसाब से बैठे रहो फार्म भरते रहे। तो उस चीज़ की तुम टेंशन ना लिया करो। ठीक है, हाँ तुम भड़क ले ना, जो चीज़ करवाने लगे ना चुपचाप करते रहो, आराम से टेंशन फ्री हो गए। ठीक है, कुछ गलत होगा तुम कमेंट करके बता दिया करो। ठीक है, मेरे पास मैसेज कर दिया करो इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर, मैं उसको वेरीफाई कर लूँगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है,
अब जैसे मैंने संडे को मॉक टेस्ट लिया तो उसमें कुछ मिस्टेक थी भाई, और वो मेरी तरफ से थी। कैसे थी? क्योंकि मैंने प्रश्न छाट के दे दिए थे टाइपराइटर को कि भैया ये प्रश्न देने हैं तुझे टेस्ट में, ठीक है। और उसने क्या किया, टाइपिंग के अंदर जैसे मिस्टेक कर दी। मिस्टेक कैसे? अब जैसे मैथ के सवाल में अगर छोटी सी गलती कर दिया तो सवाल पूरा गलत हो जाए। अब जैसे प्रॉफिट लॉस का सवाल था, उसमें था कि ही गेट्स ए गेन ऑफ 12%। ए गेन ऑफ 12% का मतलब है उसे 12% का लाभ प्राप्त हुआ है, ठीक है। और उसने ये ए गेन की जगह अगेन लिख दिया, अगेन ऑफ 12%। तो मतलब ये चेंज हो गया यार, अगेन का तो दोबारा हो गया। और हिंदी जब उसकी ट्रांसलेट हुई तो गूगल में ट्रांसलेट कराया करा तो अगेन को हिंदी में भी दोबारा लिखा, तो पूरी स्टेटमेंट ही चेंज हो गई थी। तो ऐसी कुछ मिस्टेक की थी, मैंने उसको क्रॉस चेक नहीं किया था, मैंने डायरेक्ट टेस्ट डाल दिया था, ठीक है। बाद में बच्चों के कमेंट आए, मैसेज आए जी ऐसे ऐसे गलती कर रखी मैथ के क्वेश्चनों के अंदर। तो मैंने बोला भाई हाँ भाई सॉरी भाई, आगे से ध्यान रखूँगा, अब आगे से मैं टेस्ट डालूंगा तो मैं इस चीज़ को मतलब खुद क्रॉस चेक करूँगा दोबारा से PDF बनने के बाद भी कि हाँ भाई सारी चीज़ें परफेक्ट है, ठीक है। तो तुम टेंशन ना लिया करो, हर चीज़ को मैं अच्छे से चेक करके पूरा क्रॉस वेरीफाई करके डालूंगा। आगे चलूँ भाई। नो करना है भाई। मुकेश यादव, अनस्क्राइब का मतलब होता है कि जैसे अगर आप मान लो फिजिकली हैंडीकैप हो, स्क्राइब का मतलब पता हूँ क्या होता है? स्क्राइब का मतलब होता है हेल्पर। आप फिजिकली हैंडीकैप हो, खुद अपना पेपर अटेम्प्ट नहीं कर सकते, अंधे हो, बहरे हो, गूंगे हो, मतलब कुछ भी लगा लो, जिस वजह से आप अपने पेपर के गोले भी नहीं भर सकते या आप अपने क्वेश्चनों को पढ़ भी नहीं सकते, ठीक है। तो उस केस में आपको स्क्राइब प्रोवाइड करवाया जाता है। स्क्राइब का मतलब एक हेल्पर। मैं जैसे मान लिया कि भाई मेरे अंदर कोई डिफेक्ट है शरीर में, मैं जिससे गोले नहीं भर सकता, तो मैं बोल दूंगा कि हाँ भाई मुझे स्क्राइब चाहिए। स्क्राइब के अंदर फिर मेरे को मैं किसी भी ऐसे बंदे को लेके जा सकता हूँ जो उस पेपर के अंदर मेरे गोले भरेगा, ठीक है। मैं पूरा सीजे लड़ा बड़ा के ना लेके जाऊंगा ताकि वो सीधा मेरा सिलेक्शन करवाए दे, ठीक है। आगे चले भाई, आगे देखो भाई आगे कौन सा है। आगे हमने देखो मंदिरों के बारे में पढ़ लिया, मेलों के बारे में पढ़ लिया, पर्यटक स्थल के बारे में पढ़ लिया। अब कुछ एक मतलब कि फैक्चुअल क्वेश्चन उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आपने एक अवेनस्वांग के बारे में नाम सुना उड़ा है। अवेनस्वांग जो कि एक चीनी यात्री था भाई। अवेनस्वांग ने भाई फतेहाबाद की यात्रा कब की थी? ये प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है भाई। ये अवेनस्वांग क्या था? एक चीनी यात्री था, आप सभी को पता है। अवेनस्वांग ने फतेहाबाद की, नाम तो पता लगने लग रहा है, चांग चांग टांग टांग, फतेहाबाद की यात्रा की कब की थी भाई इसने? तो भाई इसने फतेहाबाद की यात्रा की थी 639 ईस्वी में भाई, ठीक है। याद कैसे रहो भाई? अवेनस्वांग चिन्नी उस टाइम हमारे भारत के अंदर आए, फतेहाबाद के अंदर आए, मामना कि 639 दी खूब सारी गाड़ी, ठीक है। 639 दी गाड़ी भाई, ठीक है। तो 639 ईस्वी के अंदर क्या अवेनस्वांग फतेहाबाद के अंदर आया था भाई। अब हम लोग एक जो चीज है उसके बारे में पढ़े, उसका क्या नाम है? टोहाना का किला। ये क्या चीज अभी आपको समझाता हूं भाई। टोहाना का किला ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर पूछता है कि हिस्टोरिकल साइट है टोहाना का किला। टोहाना मैंने बताया ना एक विधानसभा क्षेत्र भी, फतेहाबाद, टोहाना, रतिया, तीन तो है। टोहाना 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 टोहाना। तो जो टोहाना का किला है इसके बारे में आपको कुछ फैक्ट है वो याद रखने हैं जो कि प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे गए और अब की बार पूछे जाएंगे भाई। पहला फैक्ट तो आपको याद रखना है भाई, पूछा था फतेहाबाद का एक मात्र ऐसा किला जिसके ऊपर 38 बार विदेशी आक्रमण हुए। या हरियाणा का एक मात्र ऐसा किला जिसके ऊपर 38 बार विदेशी आक्रमण हुए, तो वो कौन सा है? टोहाना का किला भाई। 38 बार विदेशी आक्रमण भाई। याद कैसे रखोगे? तो टोहाना मतलब टोना, ढूंढना, ठीक है। इसको ढूंढ के है इसके ऊपर आक्रमण करेंगे 38 बार भाई। इस तरीके से याद रख लो। इसके अलावा टोहाना को हम लोग क्या बोलते हैं? टोहाना को नदियों का शहर भी बोला जाता है भाई। नदियों का शहर भी बोला जाता है। 5 टाइप की अलग अलग नहरें निकलती है टोहाना से भाई। कितनी? 5 टाइप की नहरें निकलती हैं, इसीलिए क्या है टोहाना को क्या है? नदियों का शहर भी बोला जाता है। ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना भाई, ठीक है। दिमाग के अंदर बिठा लो इस चीज को वरना रोओगे। टोहाना का प्राचीन समय के अंदर नाम क्या था भाई? टोहाना का प्राचीन समय के अंदर इसका नाम क्या था? प्राचीन नाम तुराना। टोहाना तुराना,
ठीक है। तुराना क्या था भाई? हमारा टोहाना का प्राचीन समय के अंदर टोहाना तुराना। देखो टोहाना तुराना बात एक ही है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं, आप नाम से ही पता लगा सकते हो भाई। ठीक है। इसकी स्थापना किसने करी थी? टोहाना की स्थापना। तो टोहाना की स्थापना किसने करी थी? जो तोमर वंश का शासक था, कौन था? अनंगपाल भाई, उसके द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। तोमर शासक अनंगपाल द्वारा क्या है, इसकी स्थापना करी गई थी। किसकी भाई? टोहाना की स्थापना करी गई थी भाई। ये चीजें याद रखना इंपॉर्टेंट है भाई, पहले बताने लग रहा हूं भाई। ठीक है। अब टोहाना के अंदर और दो चीजें और मिलती हैं जो कि प्रीवियस ईयर के अंदर ही पूछी गई, आपसे पूछा भी जा सकता है। एक तो भाई हमारे पास सुरंगों वाली बावड़ी, ये हमें कहां पर देखने को मिलती है? टोहाना के अंदर। दूसरा हमारा अनंगसर तालाब, अनंगपाल से क्या बन गया हमारे पास? अनंगसर तालाब, तो ये भी हमारा टोहाना के अंदर देखने को मिलता है। क्या हो गया हमारा? एक तो क्या हो गया, ये रहा पहली तो चीज क्या हमारी? सुरंगों वाली बावड़ी, बावड़ी। सेकंड हमारा अनंगसर तालाब, अनंगपाल से क्या बन गया? अनंगसर तालाब भाई। ये दोनों की दोनों चीजें भी हमें कहां पर देखने को मिलती हैं? टोहाना के अंदर देखने को मिलती है। तो टोहाना का खेल खत्म भाई। ठीक है। टोहाना से रिलेटेड यही फैक्ट पूछा जाता है, इससे अलावा कोई फैक्ट नहीं पूछेगा। क्या क्या चीजें याद रखनी है? पहली चीज तो टोहाना का किला। ठीक है। टोहाना किला हमारा क्या है? एकमात्र ऐसा किला जिसके ऊपर 38 बार विदेशी आक्रमण किए गए। नहरों के शहर के नाम से किसको जाना जाता है? टोहाना को जाना जाता है। ठीक है। स्थापना किसके द्वारा करी गई? राजा अनंगपाल के द्वारा। पुराने समय के अंदर नाम क्या था इसका? तुराना था। और इसके अलावा कौन कौन सी चीजें? सुरंगों वाली बावड़ियां भी, बावड़ी भी टोहाना के अंदर है। और अनंगसर तालाब भी हमें कहां पर? टोहाना के अंदर देखने को मिलता है भाई। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? इसके अलावा पुराने समय के अंदर एक शासक होया करता, तैमूर लंग, मुगल शासक था तैमूर लंग। तैमूर लंग ने भाई सिरसा के बाद जो सर्वाधिक आक्रमण किए थे भाई, ठीक है, सर्वाधिक जो कत्लेआम मचाया था वो फतेहाबाद के अंदर मचाया था। प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया है कि जो सबसे ज्यादा इसने कत्लेआम मचाया था तो सिरसा जिले के अंदर मचाया था। तो तैमूर लंग ने सर्वाधिक कत्लेआम सिरसा जिले के बाद कहां पर मचाया था? तो फतेहाबाद के अंदर मचाया था भाई। तैमूर लंग ने सिरसा के बाद सर्वाधिक कत्लेआम, कत्लेआम कहां पर मचाया था? फतेहाबाद में मचाया था भाई। ठीक है भाई, चीजें क्लियर हुई। तैमूर लंग, राजा अनंगपाल, फिरोज शाह तुगलक, इन सभी का संबंध हमारा फतेहाबाद से ही है। हवेन स्वांग हो गया वगैरह वगैरह सारी चीजें क्लियर हुई। एक बार के लिए कमेंट करके बताओ फटाफट से। हाँ, फेज 13 की वीडियो बनाई है ना, टेंशन लो। सब बच्चों की सेटिंग हो जाए, स्वाहा। बहुत अच्छी बात भाई, बहुत ही उच्च स्तरीय आप हवन प्रक्रिया को बिठाने लग रहे हो। कोई बात नहीं, एक दिन मैं स्पेशल आप लोगों के लिए हवन करवाऊंगा कि सब बच्चों की सेटिंग हो जाए, स्वाहा। लेकिन एक चीज तारती बता दूं भाई, ये जो सेटिंग वाला चक्कर है ना भाई, एक काम होगा तो तुम पढ़ाई कर लो चाहे तारी सेटिंग कर लो, एक काम हो, मजाक की बात नहीं भाई। ठीक है। जब हमने सेटिंग करनी है तो पूरी डेडिकेशन के सेटिंग करो दाम। 6-7 महीने साल भर का टाइम तारी सेटिंग थी दो, उसका पता तारा जो फितूर है जो चढ़ रहा है वो तारा शांत होगा, तारा भूत उतरेगा, शरीर की जो एनर्जी है वह तारी शांत होगी। ठीक है। साले के बरगा में फिर तैयारी का उतरियो, और जय तैयारी ये करनी है तो एक बार खातर साले के बार खातर सेटिंग का फितूर छोड़ दो। ठीक है। ये महिला मित्र ही पाछा बनी जाए, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार लाग जाओ, मानो मेरी बात। ठीक है। महिला मित्र लाइन लग गई, आगा तो फोन कराया करेंगी, आगा तो कहूंगी क्या लगे हुए हो आप? ओ माय गॉड, आप तो पतवारी लगे हुए हो। मम्मा मम्मा, मेरा बीएफ है ना, मेरा बीएफ पतवारी लगा हुआ है, अपने नाम ही सारी ज़मीन करवा लेंगे। जो भी हमारे जो ताऊजी और लड़ते हैं ना, अपने को ज़मीन नहीं देते, मेरा बीएफ पतवारी लगा हुआ है। मम्मा कहाँ लगा हुआ है बेटा? हरियाणा के अंदर लगा हुआ है मम्मा, हरियाणा के अंदर। 2 मिनट के अंदर हाथ में फित्ता रखता है, 2 मिनट में नाप देगा ज़मीन को कि वहाँ से वहाँ तक हमारी है, वहाँ से वहाँ तक बी बेबी हमारी ही है। प्लीज मम्मा, मुझे तो इन्हीं पतवारी जी के साथ ही शादी करनी है प्लीज। ऐसी सीटी में ही लगे हैं ये, ऐसे ऐसे रिश्ते आएंगे भाई, सोचो तुम। और अभी क्या बोलेंगे?
ना है माँ के बताऊं, तन कह तो दी मना जो छोरा पसंद तुझे मेरा ब्याह करवाए देगी, लेकिन के बताऊं कि मैं को नहीं आंदा सुना सब दिन बढ़िया कच्चा मावड़े मैं सन जोड़ मनवाई जा है, दोस्ता गिल ताश खेली जा, ओक्का पाड़ी जा, उछे को नहीं आंदा सुना, कई भी थी क्लास लगा ले मोहित पुनिया को नहीं मान्या, हांडा हिप डक डक कौन ही ऐसा की करना। ठीक है, तो भाई पढ़ लोगे तो देख लो, बात बन जाएगी, नहीं नो हैंड होगी। ठीक है भाई, इतनी चीजें क्लियर होगी, तैमूर लंगा रैंड वैंड सेंड सारा क्लियर है। ठीक है, इसके अलावा शेख चिल्ली के जिले के नाम से भी कौन सा फेमस है हमारा, फतेहाबाद क्या है, शेख चिल्ली के जिले के नाम से भी फेमस है भाई, शेख चिल्ली के जिले के नाम से भी फेमस है फतेहाबाद। आपसे प्रश्न पूछ ले, शेख चिल्ली के जिले के नाम से हरियाणा कौन सा जिला फेमस है, तो फतेहाबाद क्या है भाई हमारा, शेख चिल्ली के जिले के नाम से भी फेमस है भाई। चीजें क्लियर, ये हरियाणा की एक तरीके से, फतेहाबाद की एक तरीके से हिस्ट्री है जो कि आपको पता होनी चाहिए भाई। ठीक है, अब चलते आगे भाई, आगे अब कौन कौन से फैक्ट हैं अब उसके बारे में पढ़ेंगे भाई। पहले तो देखो, एक तो हम लोग जो फैक्ट्री भाई सूती धागा उद्योग 1963, या फिर उसको कॉटन मिल भी बोल देते हैं, सबसे प्राचीन कॉटन मिल है हरियाणा की सूती धागा उद्योग, ये तो समझ जाओगे ना कि उसको दोबारा लिखवाऊं, समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा करवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब एक चीज याद रखो, मैंने क्या बोला भाई, नहरों के शहर के नाम से किसको जाना था, टोहाना को जाना था, टोहाना कहाँ पर, फतेहाबाद के अंदर। इसके अलावा जो बाखड़ा नहर है जो कि हरियाणा की सबसे बड़ी नहरों के अंदर शुमार है, एक बार देख लो ना, बाखड़ा नहर थी, बाखड़ा नहर थी, पर तुम देख लोगे ना, पिसाब आ जाए तारा खड़े खड़े दोहरा नु खड़े होगी, देखिए पानी टपदा ना। ठीक है, नु आओगी ना तुर्री चाल लगी, मेरे 3-4 दोस्त है बेलदार लग रहे हैं, एक आधी बार का दौरा जाया करूँ, देख खोड़े मन दो तुर्री आओगी ना, तुर्री नु चाल लगी, पैंट का दौरदा नु नीचा, जुत्ते में पानी भर जाएगा तारा, जुत्ते धुल जाएंगे ऑटोमेटिक। ठीक है, तो यानी कि बाखड़ा नहर से सर्वाधिक सिंचाई हरियाणा किस जिले में की जाती है, फतेहाबाद के अंदर भाई। लिखो भाई, बाखड़ा नहर से सर्वाधिक सिंचाई, यानी सबसे ज्यादा जो खेतों के अंदर जो पानी दिया जा है सिंचाई उसे दी बोल रहे हैं। ठीक है, वो कहां पर की जाती है, हमारी बाखड़ा नहर का प्रयोग हमारा फतेहाबाद के अंदर हमारा किया जाता है भाई। ठीक है, चीजें समझ में आई या नहीं आई, दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी भाई, हाँ वेरी गुड भाई। इसके अलावा फतेहाबाद से भाई हमारा जो जब हमने 1963 के अंदर फतेहाबाद के अंदर कॉटन मिल की स्थापना करी थी, तो उसी समय 1963 के अंदर हमें फतेहाबाद के अंदर और भी कुछ चीजें मिली थी भाई। एक तो क्या, चमड़े के कुप्पे, चमड़े कुप्पे क्या होते हैं, चमड़े की चीजों का प्रयोग करके जो कुछ जो चीजें तैयार करते हैं उसको चमड़े कुप्पे बोलते हैं। तराजू के पलड़े, कुएं से पानी निकालने वाले जो यंत्र होते हैं, वो सारी की सारी चीजें भी हमें फतेहाबाद से मिली थी 1963 में भाई। क्या चीज लिखोगे, 1963 में जब फतेहाबाद में सूती वस्त्र उद्योग बोल लो, कॉटन मिल बोल लो, बात एक ही है, कॉटन मिल की स्थापना की, तब कुछ और भी चीजें मिली थी भाई, चीजें मिली थी। वो कौन कौन सी चीजें थी भाई, थोड़ा सा देखोगे। पहला तो हमारे जो चमड़े के कुप्पे, चमड़े के कुप्पे का मतलब क्या है, जो चमड़े से हम कोई भी आर्टिकल बनाते थे तो उसके लिए जिस मशीनरी का प्रयोग होता था उसका नाम कुप्पे होता था भाई। ठीक है, यानी चमड़े के कुप्पे ये भी हमें कहां पर मिले, यहीं से मिले। सेकंड चीज हमारी जो भी तराजू के पलड़े होते हैं, तराजू देखा हुआ ताकड़ी, ठीक है, तराजू के पलड़े, ताकड़ी कहूं, ताकड़ी कौन कहता, देखो गाना देखो तम, इस गाने के तम भाव समझो हो, भाव देखो के कवा है नो, बंदड़े न तेरे लड़ाए को न्या लाडरी, छण छण बोले नु बोले तेरी तागड़ी, इस गाना के भाव समझो तम। इसके अंदर भाव क्या दे रखे हैं कि जो बंदड़ा है यानी जो नया नया दुल्ला है, अभी उसने तेरे लाड लड़ाए नहीं है भाई, इसीलिए तो कूदती हंड है। जिस दिन लाड लड़ाया जाएगा ना, वो दिन तो पड़ी पाओगी खटोली माँ, तागड़ी तुगड़ी तेरी छण छण बोल रहे को नहीं, आराम तो पड़ जाएगी, पसर जाएगी। ठीक है, इस गाना का मतलब देखो तुम कितना डीप मतलब है। ठीक है, मार मार रगड़े मैं कर दूंगी धोड़ा, भाव समझो तुम हैं। तो तराजू के पलड़े, चमड़े के कुप्पे, ये हमें कहां पर मिले हैं, फतेहाबाद के अंदर से ही मिले हैं। और इसके अलावा कुएं से पानी खींचने के यंत्र भाई,
कुएं से पानी खींचने के यंत्र, खींचने के यंत्र भाई। ठीक है, तो ये भी हमें कहां से मिले? अरे सच्ची बात है भाई, ये मतलब और क्या मतलब बता, खुद सोच के देख लो, तारा दिमाग मोर क्यों बनता हो। तो ये है भाई इसके। ठीक है, इसके अलावा आपने एक प्रसिद्ध गायक का नाम सुना है, पंडित जसराज भाई। वैसे तो पंडित जसराज जो कि तबला वादक हैं, नाम सुना आप लोगों ने, मैंने जब स्टैटिक जिक्र करवाई थी। वैसे तो इनका संबंध भाई फतेहाबाद जिले से है, लेकिन HSSC ने इसको हिसार मान्य है भाई सदा से। ठीक है, तो ये फैक्ट याद रखना। वैसे तो पंडित जसराज का जन्म कहां पर हुआ है? हरियाणा के फतेहाबाद जिले से हुआ है। फतेहाबाद के अंदर जो पीली मंदोरी गांव है वहां पर इनका जन्म हुआ था, लेकिन HSSC इनको हिसार जिले के अंदर कंसीडर करती है। हो सकता है आगे भविष्य में अपडेट कर दे, तो भी लिख लो, अपना तो काम लिखवाना है भाई। ठीक है, पंडित जसराज, जिनको किस नाम से हम लोग जानते हैं? अन्य किस नाम से? जो शास्त्रीय गायक हैं पंडित जसराज, तबला वादक भी हैं। ठीक है, शास्त्रीय गायक। का जन्म इनका कहां पर हुआ था? जो हमारा पीली मंदोरी गांव है, पीली कलम से लिख देंगे भाई, पीली मंदोरी गांव, कड़ा भाई, पीली मंदोरी गांव फतेहाबाद के अंदर है भाई। वैसे तो इनका जन्म यहीं पर हुआ था भाई, पीली मंदोरी गांव फतेहाबाद के अंदर भाई। ठीक है, लेकिन HSSC भाई सदा से ही इसको कहां पर? हिसार के अंदर मानती है भाई। ठीक है, लेकिन HSSC सदा से ही इसे हिसार मानती है, क्योंकि भाई इनका जन्म तो जब फतेहाबाद न्यारा पाट्या था, हिसार तो उसका पहला गाँव रहा है। ठीक है, तो मतलब कि न्यारा पाट लिया उसके हिसाब से तो वो जो गांव है वो फतेहाबाद में आ लिया, लेकिन HSSC वाले को मान दे नो गांव तो इशारे मानना है, मान लो भाई, हम तो इशारे लिख देंगे भाई। ठीक है, वैसे देख लो मेन चीज ये है, लेकिन HSSC जो प्रीवियस ईयर के मैंने पेपर देखे या और चीज देखी है, उसके अंदर HSSC ने हमेशा इसको इशार मान्या है। तो पेपर के अंदर अगर आ जाए तो आपको इशार ठोकना है भाई। ठीक है, अगर गांव का नाम स्पेशल पूछ ले तो पीली मंदोरी गांव वैसे फतेहाबाद है, लेकिन HSSC इसको सदा से ही इशार मानती है। तो हमको तो HSSC के अकॉर्डिंग चलना है, अगर हम अपने अकॉर्डिंग चलेंगे तो गलत हो जाएगा पेपर के अंदर। ठीक है, तो ये चीज दिमाग के अंदर सेट रखना भाई, गलती नहीं करोगे, दिमाग के अंदर सेट रखोगे तो आगे तक पहुंच जाओगे, वरना ऐसी लुढ़कते रहोगे। आगे चलो, इसके अलावा जो हरियाणा की पहली महिला पायलट थी, कौन? प्रियंका बेनीवाल। बेनीवाल जो गोत है, बेरवाल जो गोत है, इस गोत के ज्यादातर लोग हैं आपको फतेहाबाद के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से भी अगर कोई बेनीवाल बेरवाल सरनेम का कोई व्यक्ति तो आपको दिखाई दे तो आंख खोल के फतेहाबाद चेप देना भाई। ठीक है, तो हरियाणा की पहली महिला पायलट कौन है? हमारी प्रियंका बेनीवाल भाई, हमारी नहीं, सॉरी, मतलब जो भी है प्रियंका बेनीवाल, तुम राज्य ना आया करो, इतने थोड़े दांदरी ना दिखाया करो। ठीक है, गांव सुल्ली खेड़ी से बिलोंग करती, फतेहाबाद से भाई। हरियाणा की फर्स्ट महिला पायलट कौन थी भाई? प्रियंका बेनीवाल भाई। राज्य हो गया हमारी, बोल दिए तो चेहरा पर निखार आएगा। प्रियंका बेनीवाल भाई। ठीक है, कौन से गांव से बिलोंग करती है? सुल्ली खेड़ी गांव से बिलोंग करती है भाई, सुल्ली खेड़ी गांव से बिलोंग करती है। और है कहां पर? ये फतेहाबाद जिले के अंदर। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना पड़ेगा, डायरेक्ट रखना पड़ेगा, इसकी कोई ट्रिक नहीं है भाई। ठीक है, हाँ प्रियंका चोपड़ा नहीं भाई, प्रियंका बेनीवाल। चोपड़ा तो चोपड़े जाइए था ना, रोटियां गिल। चलो आगे चलते हैं, कौन है भाई आगे हमारे पास? जो फैक्ट है, अगला जो फैक्ट आता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाला हरियाणा का प्रथम व्यक्ति कौन था भाई? पता है किसी को? थोड़े दिन पहले मैंने आपको करवाया भी था, जब पहले करवाता था मैं। देखो भाई, माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाला, थोड़े दिन पहले तो करवाया था। एक तो वो था भाई, माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली पहली महिला कौन सी थी जिन्हें 2 बार चढ़ाई की थी, कुछ ऐसा मैंने करवाया था थोड़े दिन पहले, याद करो। माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाला हरियाणा का प्रथम व्यक्ति भाई, पहला व्यक्ति कौन था भाई जिसने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी? तो वो व्यक्ति कौन था भाई? रामलाल भाई। कौन था? रामलाल भाई। और ये भी कहां से बिलोंग करता है? ये भी हरियाणा के फतेहाबाद से बिलोंग करता है रामलाल। ठीक है, याद कैसे रहोगे? रामलाल साक्षात राम लल्ला
कि पावर थी इसके अंदर भाई, तभी ये व्यक्ति क्या है भाई माउंट एवरेस्ट जैसी इतनी ऊंची चोटी के ऊपर भी चढ़ गया। इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हो भाई, ठीक है। अब इसके अलावा अब जो मैं करवाऊंगा आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज करवाने वाला हूं भाई। एक फतेहाबाद के अंदर आपको दो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल भी आपको देखने को मिलेंगे। एक तो कुणाल है, ठीक है, एक बनावली है भाई। इन दोनों के अंदर से मैं क्या क्या चीजें प्राप्त हुई वो चीजें आपको याद रखनी है, क्योंकि एग्जामिनर पूछता तभी मैं आपको करवाने लगे रहा हूं भाई। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो मेन जो स्थल है कौन सा, हमारा कुणाल गांव भाई। लिखो सिंधु घाटी सभ्यता स्थल कौन सा भाई, हमारा फतेहाबाद के अंदर कौन सा, कुणाल गांव भाई, कुणाल। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल पूछ ले आपसे प्रश्न, कुणाल कहां पर है, तो हरियाणा के फतेहाबाद के अंदर। फतेहाबाद के अंदर भी कहां पर, जो रतिया नाम की जगह है, फतेहाबाद के अंदर भी कहां पर, जो रतिया है, रतिया के अंदर क्या है, हमको कुणाल है, सिंधु घाटी सभ्यता स्थल देखने को मिलता है भाई। इसके अंदर से हमें क्या क्या चीजें मिली हैं ये एग्जामिनर पूछता है, इन चीजों को याद रखना भाई। पहली चीज तो हमको जो फतेहाबाद के कुणाल के अंदर से मिली कौन सी, आंकड़ा संस्कृति के प्रमाण भाई, ठीक है। कौन सी संस्कृति भाई, हाकड़ा संस्कृति के प्रमाण भाई। ये पूछता है एग्जामिनर तभी करवाने लग रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मैं जो अभी लिखवाने लग रहा हूं, ठीक है। आंकड़ा संस्कृति के प्रमाण एग्जामिनर पूछता है कि हरियाणा में आंकड़ा संस्कृति के प्रमाण कहां से मिले, तो कुणाल से मिले हैं, या रतिया से मिले, या फतेहाबाद से भाई, ठीक है। तो तीनों के अंदर से कोई सा भी आ जाए तो तीनों को चेप के दे देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, ठीक है। सेकंड नंबर पे जो सा हमारे पास इंपॉर्टेंट है कि रिगुल कराउन, ये भी प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है। रिगुल कराउन है ये हरियाणा के अंदर कहां पर, खुदाई के अंदर मिला है। किसके अंदर मिला है, खुदाई के अंदर। कहां से मिला है, तो ये हमें कहां से भाई, कुणाल से क्या है, हमें रिगुल कराउन भी खुदाई के अंदर देखने को मिला है भाई, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, फिर बताने लगे रहा हूं। इसके अलावा तीसरे नंबर पर उल्टे वी आकार के वाणाग्र, ये भी हमें कहां से मिले हैं, कुणाल से मिले। उल्टे वी आकार, उल्टा वी आकार कौन सा होता है, वी ऐसे होता है, लेकिन इसका उल्टा हम लोग करें तो कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। यानी उल्टे वी आकार के क्या है, उल्टे वी आकार के हमारे पास वाणागर, वाणागर यानी कि एक तरीके से बाण है जो, ठीक है, वाणागर। ये हमें कहां से मिले हैं, ये भी हमें कुणाल के अंदर से देखने को मिले हैं। इंपॉर्टेंट है, फिर बताने लगे रहा हूं भाई, ठीक है। इसके अलावा चपटी कुलाड़ियां, कौन सी कुलाड़ियां, चपटी, यानी एक तो कुलाड़ी होती पैनी, एक होती चपटी का मतलब ऐसे जो बैठ रही हो, ठीक है, जो कि आपकी मतलब आगे से पैनी ना हो, ठीक है। यानी कि चपटी कुलाड़ियां भी हमें कहां से देखने को मिली हैं, चपटी कुलाड़ियां, ये भी हमें कहां से, कुणाल के अंदर से हमें क्या है, चपटी कुलाड़ियां भी देखने को मिली है भाई। इसके अलावा सबसे पुरानी मानव बस्ती के प्रमाण भी हमें कहां से, कुणाल के अंदर से मिले हैं। सबसे पुरानी मानव बस्ती के प्रमाण में, ठीक है भाई। तो ये चीज आपको कुणाल के बारे में याद रखना, प्रश्न पूछा जाता है कि कुणाल जो कि सिंधु घाटी सभ्यता स्थल हरियाणा के किस जिले में है, फतेहाबाद में है। फतेहाबाद के अंदर भी कहां है, रतिया के अंदर है। कौन कौन सी चीजें मिले आपसे प्रश्न पूछ लिया। उल्टे वी आकार के ये जो वाणागर, ये कहां से मिले, कुणाल से मिले, फतेहाबाद से मिले हैं। रिगुल कराउन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर के अंदर 2 से 3 बार पूछा जा चुका है, ठीक है। आंकड़ा संस्कृति के प्रमाण कहां से मिले, चपटी कुलाड़ियां कहां से मिली है, सबसे पुरानी मानव बस्ती के प्रमाण कहां से मिले, तो सारे के सारे हमें कहां से, कुणाल यानी कि रतिया के अंदर से हमको देखने को मिले हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सर अभी 12th पास हुई भाई, देखो एस्ट्रो आर्यन मुश्किल है भाई होना, मतलब तैयारी करो आप, ठीक है, लेकिन अभी क्लियर होना मुश्किल। बताऊं क्यों है, क्योंकि भाई जैसे 2022 के अंदर सीट आया था, तो 22 के अंदर कुछ बच्चों की तैयारी नहीं थी। जैसे कोई कुछ बच्चे ऐसे थे जिनकी 2022 के अंदर ग्रेजुएशन ही पूरी हुई थी, तो उनकी तैयारी नहीं थी, वो सारे भरे बैठे हैं, वो अभी तैयारी करने लग रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने उस टाइम सीईटी को सीरियस नहीं लिया और अभी अचानक से 25,000 लोग नौकरियों पर लगे हैं, तो उनको देखकर वो भी मोटिवेट हुए हैं, ठीक है, तो वो भी भरे बैठे हैं। कुछ बच्चे ऐसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर लगे हुए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग अलग जॉब्स के अंदर लगे हुए हैं, और हरियाणा के बच्चे हैं, और वो ऐसे चाहते हैं हम लोग अपने होम स्टेट के अंदर वापस से आ जाएं। हर कोई व्यक्ति यही चाहता है भाई। अगर मैं हूं तो मैं भी यही चाहूंगा कि अगर मैं, जैसे मान लो भाई मैं सीजीएल का फॉर्म भरता हूं, मैं सीजीएल के पेपर देता हूं, मैं सीपीओ सीएसएल इनके देता हूं मैं, ठीक है, तो अगर मान लो हरियाणा के फॉर्म आते हैं तो मैं खुद भी यही चाहूंगा कि मैं उधर दिल्ली के अंदर नौकरी करूं, मैं उधर मुंबई के अंदर नौकरी करूं, या अपने घर से बाहर नौकरी करूं। उससे तो भाई मुझे मेरे होम स्टेट के अंदर, हरियाणा के अंदर कहीं पर नौकरी मिल जाए और अपने होम डिस्ट्रिक्ट के अंदर मिल जाए, उससे बेस्ट कुछ है ही नहीं,
तो हर एक व्यक्ति यही चाहता है मुझे अपने घर के अंदर नौकरी मिल जाए। तो अभी जैसे जो हरियाणा के व्यक्ति हैं, जो कोई दिल्ली के अंदर लगा हुआ है, कोई यूपी के अंदर लगा हुआ है, कोई मुंबई के अंदर, तो वो सारे भी यहीं की तैयारी करने लग रहे हैं। अब की बार सोचने लग रहे सीईटी क्लियर हो गई, किसी तरीके से हरियाणा के अंदर चाहे कलर की लग जाए, मतलब छोटी मोटी कोई भी पोस्ट हाथ में जाए इधर ही लग जाए। ठीक है, तो यही चीज़ है भाई कि अब की बार थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा है। और अब की बार एक और चीज़, 5 नंबर का रोड़ा नहीं है। पिछली बार मैक्सिमम बच्चे इसी वजह से हरियाणा के फॉर्म नहीं भरते थे, क्योंकि वो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब्स पे होते थे और उनको पता था 5 नंबर की लीड तोड़ना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए वो हरियाणा की तैयारी नहीं करते। जबकि यार 5 नंबर का भी कोई रोड़ा नहीं है ना, अदर स्टेट वालों के लिए कोई रोड़ा नहीं। पहले अदर स्टेट वालों को 5 नंबर नहीं मिलते थे, तो अब उनको भी सारे बराबर के हैं। तो अब की बार जो कंपटीशन है फुल है। जो अदर स्टेट के और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो काम करने लगे हैं, जो बाहर के बच्चे हैं, वो सिर्फ आपसे कंपटीशन में हरियाणा जीके और हिंदी में पीछे रह सकते हैं, बाकी सब्जेक्टों में आपको मात दे देंगे, इस बात की गारंटी मेरी है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल भाई बिल्कुल। ठीक है, हाँ चलो आगे आगे देखो भाई, एक और फैक्ट है जो कि इंपॉर्टेंट है इसी के अंदर भाई। जब हमारी 1857 की क्रांति हुई थी, तो 1857 में भाई फतेहाबाद से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था भाई? क्रांति का नेतृत्व करने वाले, और ये सरकारी कर्मचारी थे भाई, सरकारी कर्मचारी का नाम क्या था भाई, जिन्होंने 1857 में फतेहाबाद से क्रांति का नेतृत्व किया? ये था भाई एक मुस्लिम व्यक्ति मोहम्मद आजिम, उनके द्वारा क्या इसका नेतृत्व किया गया था? मोहम्मद आजिम भाई, जिन्होंने क्या 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहां से किया था? फतेहाबाद से किया था भाई। ठीक है ये क्या बोले भाई, मैं मुस्लिम व्यक्ति हूं, मेरे को भी एक बार आजमा के देख लो, मैं सरकारी कर्मचारी होते हुए भी क्या है तुम्हारी क्रांति का नेतृत्व करूंगा। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो भाई। चीजें क्लियर हुई, दिमाग के अंदर घुस गई। ठीक है अब इसी के अंदर आगे चलते हैं, इधर ही लिखवा देता हूं, एक फैक्ट और लिखना है। अभी जैसे मैंने आपको बताया भाई, कुणाल भी क्या हमारे एक सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले हरियाणा का सबसे पुराना सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कौन सा है, तो वो कौन सा हमारे पास? बिरडाना। ये भी कहां पर? फतेहाबाद के अंदर। हरियाणा का सबसे पुराना सिंधु घाटी सभ्यता स्थल, ये कौन सा हमारा? ये भी हमारा कौन सा? बिरडाना। बिरडाना क्या है हमारा? हरियाणा के अंदर सिंधु घाटी का सबसे पुराना सभ्यता स्थल है। आप इसको ऐसे याद करो, हरियाणा में एक चीज तो क्या सबसे पुरानी है, लोगों को आपस में बिड़ाओ, ठीक है, किसी भी तरीके से बिड़ाओ और बीच में अपने स्वाद लो। ठीक है, यानी बिरडाना क्या हमारा? हरियाणा के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पुराना स्थल है। ठीक है, इस तरीके से याद रख लेना। इसके अलावा आगे चलते हैं, अगले पेज पे आ जाते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास अगला फैक्ट है भाई, फतेहाबाद के रेलवे जंक्शन का नाम क्या है? यह भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उसका नाम फतेहाबाद नहीं है। अब जैसे हिसार है जिला भाई, ठीक है, इसके अंदर जैसे रेलवे स्टेशन है, उसका नाम है हिसार रेलवे स्टेशन, हिसार रेलवे जंक्शन, इस तरीके से। लेकिन फतेहाबाद के अंदर जो रेलवे जंक्शन है उसका नाम फतेहाबाद रेलवे जंक्शन नहीं है, उसका नाम है जाखड़ रेलवे जंक्शन भाई। क्या है हमारा? क्या हुआ? सरपंचकुला के एमसीक्यू करवा दो ना, टेंशन लो। क्या नाम है हमारा? जाखड़ रेलवे जंक्शन भाई। चीजें समझ में आई? इंपॉर्टेंट है। क्या चीज इसके अंदर इंपॉर्टेंट है? आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि फतेहाबाद के अंदर रेलवे जंक्शन का नाम क्या? ऑप्शन देगा फतेहाबाद रेलवे जंक्शन या और भी 3-4 नाम दे देगा, तो आपको याद रखना जाखड़ रेलवे जंक्शन क्या है, फतेहाबाद के अंदर रेलवे जंक्शन का नाम है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 2 प्रसिद्ध व्यक्तित्व भी जो कि फतेहाबाद से बिलोंग करते हैं। एक आपने नाम सुना सारा गुरपाल, आप इंस्टाग्राम के ऊपर वीडियो मेरे आगे तो आई हुई, रील राल उनकी आ जाती है, वो हरियाणवी के अंदर बोलती हैं, आप लोगों ने बहुत बार देखा हुआ। तो सारा गुरपाल जो कि एक मॉडल भी है, एक एक्ट्रेस भी है, वो भी हरियाणा के कहां से? फतेहाबाद से बिलोंग करती है। लिख लो भाई, सारा गुरपाल कहां से बिलोंग करती है? क्या चीज है ये? मॉडल लगा लो या एक्ट्रेस लगा लो,
ठीक है, ये भी अपनी हरियाणवी संस्कृति को आगे बढ़ाने में काफ़ी योगदान देने लग रही है। हरियाणवी भाषा में बोल गए, मतलब 2-3 मिलियन फॉलोवर हैं और हरियाणवी भाषा के अंदर बोल के मतलब चुटकुले गाना या जो भी डांस करना है और है हरियाणवी गानों के ऊपर है मुंबई की एक्ट्रेस मॉडल। तो इस तरीके से मतलब इन्होंने अपने हरियाणा को फेमस कर रखा है। सेकंड नंबर में हमारे पास है पहलवान उदयचंद भाई। पहलवान उदयचंद भाई, पहलवान जो उदयचंद है, इनका संबंध भी कहां से भाई? इनका संबंध भी हमारा हरियाणा से ही है भाई। और ये क्यों फेमस है? क्योंकि भाई ये कुश्ती के अंदर पहला अर्जुन अवार्ड जीतने वाले हरियाणा के व्यक्तित्व थे भाई। क्या थे ये? हरियाणा में कुश्ती में अर्जुन अवार्ड जीतने वाले फर्स्ट व्यक्ति कौन थे भाई हमारे पास? कौन थे? पहलवान उदयचंद। याद कीजिए, हमने क्या था, उदयपुर के नाम से भी किसको जाना जाता है पुराने समय के अंदर? याद करें, उदय भाई, जीत के फतेह के बाद क्या एक नए सूर्य का उदय होता है। तो उदयचंद भी कहां से? फतेहाबाद से बिलोंग करें। हरियाणा में कुश्ती में अर्जुन अवार्ड जीतने वाले प्रथम व्यक्ति तो कौन थे भाई? हमारे उदयचंद थे भाई। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है भाई। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट किला है, इसके अंदर आपको डिफरेंस करना है भाई। एक तो है कर्णकोट का किला, और एक होता है कर्ण का किला। दोनों के अंदर डिफरेंस है। आपसे पूछ ले कर्णकोट का किला कहां पर है, तो ये हरियाणा के 28। हाथ ऊपर कीजिए मैडम। हाथ उठाना मास्टर जी अंदाजे से ले लीजिए। Now put your hands up in the air and just breathe. करना तुम्हारी बारी। अरे पहनाइए। For smooth and beautiful underarms, get Nivea Roll-On delivered in 10 minutes on Zepto. फतेहाबाद, कर्ण का किला, ये कर्ण यो महाभारत वाला कर्ण है। ठीक है, महाभारत में ना हो या ऐसा रोड़ा कर दूंगा, जीके इसी पर ढा दूं, यूट्यूब ने बोड़ा कर दूंगा। ठीक है, कर्णकोट का किला बट्टू कला फतेहाबाद के अंदर, और कर्ण का किला कुरुक्षेत्र के अंदर। इस तरीके से याद रखना है भाई। ठीक है, हाँ भाई, वेरी गुड। देखो भाई, अब इसी के अंदर हम लोग आगे चलते हैं भाई। हमारे पास एक हमने सिंधु घाटी सभ्यता स्थल कौन सा देखा? कुणाल देखा। सबसे पुराना सिंधु घाटी सभ्यता स्थल कौन सा था हमारे पास? भिड़ाना था। अब एक और सिंधु घाटी सभ्यता स्थल जो कि फतेहाबाद के अंदर भी है, फतेहाबाद के अंदर ही, जिसका नाम क्या हमारे पास? बनावली भाई। कौन सा है हमारे पास? बनावली है। ये भी हमारा क्या? सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है बनावली। और ये भी हमारा कहां पर? हरियाणा के फतेहाबाद के अंदर हमारा स्थित है भाई। इसकी ये भी पूछे थे भाई, इसकी खोज किसने की और कब की गई? तो ये इंपॉर्टेंट है। इसकी खोज भाई हमारी 1973-74 के अंदर हुई थी भाई। किसके द्वारा करी गई? आर.एस. बिष्ट के द्वारा भाई। किसके द्वारा? आर.एस. बिष्ट के द्वारा। क्या है बिष्ट? क्या बोला? बोले तो मैंने बेस्ट चीज बना ली है, बनावली से बनाना। भाई बिष्ट क्या बोला? बिष्ट से बनावली, बिष्ट। मैंने तो क्या है कि बेस्ट चीज बना ली है, ये बोला हमारा बिष्ट भाई। आर.एस. बिष्ट के द्वारा 1973-74। अब यहाँ से तित्रों को मैं ढूंढूंगा। 1973-74 के अंदर क्या बनावली नामक जो सिंधु सभ्यता स्थल पूछा जा चुका है, इसको मतलब खोजा गया, ढूंढा गया भाई। इसके जो फैक्ट, इसके अंदर से हमें क्या क्या चीजें मिली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। पहली चीज तो आया हुआ है प्रीवियस ईयर के अंदर। पहला तो हमारे पास क्या? जुता हुआ खेत। कौन सा खेत भाई? जुता हुआ खेत भाई। ठीक है कैसा हुआ खेत? जुता हुआ खेत भी हमें कहां पर देखने को मिलता है? फतेहाबाद के अंदर, बनावली के अंदर देखने को मिलता है। सेकंड, हमें मिट्टी का हल। मिट्टी का हल यानी ऐसा हल, हल नहीं होता सबसे पुराना हल, सॉरी मिट्टी का हल नहीं, नॉर्मल हल लिख लो भाई। हल,
हल, जो पुराने समय के अंदर जो किसान खेत को जोतते हुए, क्या करते हुए, खेत को जोतते हुए जिसका यूज करते थे, जिस यंत्र है उसका नाम क्या था, हल। ठीक है, तो मिट्टी का हल बोल लो या नॉर्मल हल बोल लो, ये भी हमें कहां से, फतेहाबाद के अंदर देखने को मिला। इसके अलावा मिट्टी के जो खिलौने हैं, जैसे पुराने समय के अंदर जब मैं छोटा करता मैं तो देखो खेला करता, मिट्टी के खिलौने गेल, चिकनी माटी गेल, वह कले वाली माटी लेगी, ठीक है, ट्रैक्टर बना दिया कर दे, के रखेगा के बना दिया कर दे, गामा सुखाया कर दे, बैलगाड़ी बना दे, ठीक है। यानी मिट्टी के खिलौने, सींग गाल की उसके पहिए बनाया करते, याद है कि तारा, मिट्टी के खिलौने हैं। ये भी हमें कहां पर भाई, बनावली के अंदर देखने को मिले हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं फिर बताने लगे रहा हूं, पक्का आते हैं भाई। इसके अलावा बैलगाड़ी के पहिए के निशान प्रीवियस ईयर के देख लेना चाहिए उठा के, पहिए के जो निशान हैं ये भी हमें कहां पर देखने को मिलते हैं, बैलगाड़ी के पहिए के निशान, ये भी हमें फतेहाबाद के बनावली के अंदर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हमारे जौ के साक्ष है, जो जौ के खेती करा करते हैं ना, जौ के साक्ष है, पुराने समय के अंदर भी क्या है भाई, जौ बाजरा इनकी खेती होती थी, तो इस चीज के हमें साक्ष भी कहां पर मिले हैं, यहीं पर मिले हैं। इसके अलावा हमारे जो मृद भांड है, मृद भांड, भांड का मतलब होता है हमारे पास मटके, मृद का मतलब क्या हो गया, मिट्टी, यानी जो हमारे पास मृद भांड यानी जो मिट्टी के मटके हैं, पानी वाला जो मटका नहीं होता, ठीक है, इसके ऊपर क्या हमें टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं के जो चित्र हैं वो भी हमें देखने को मिलते हैं। मृद भांड पर टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं के चित्र, ये भी हमें कहां पर देखने को मिलते हैं, बनावली के अंदर देखने को मिलते हैं। सारे इंपॉर्टेंट हैं, अड़के मत लेना, ठीक है। एक और है हमारे पास 7वें नंबर पर, एक विचित्र मुद्रा, मुद्रा मतलब हमें एक ऐसी अजीब सी करेंसी देखने को मिली है। उस करेंसी के ऊपर क्या है, एक अजीब सा पशु है, जिसका अगर हम धड़ देखें तो वो शेर जैसा है, लेकिन उसके सींग देखें तो बैल जैसे है, ठीक है। कैसे लिखोगे आप, विचित्र मुद्रा पर विचित्र पशु जिसका धड़ शेर जैसा और सींग बैल जैसे, ठीक है। ये चीज भी हमें कहां पर देखने को मिलती है, बनावली के अंदर देखने को मिलती है। इतनी चीजें बनावली से रिलेटेड चीजें क्लियर हुई। बनावली कैसे क्या चीज रखो, एक तो इसकी खोज कभी 1973-74, ठीक है, खोज किसने की थी, RS बिष्ट ने की थी, बी से बिष्ट बनावली, ठीक है। क्या क्या चीजें, जुता हुआ खेत, हल, मिट्टी के खिलौने, बैलगाड़ी के पहियों के निशान, जौ के साक्ष, मृद भांड पर टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं, मृद भांड का मतलब मटका, ठीक है, विचित्र मुद्रा पर विचित्र पशु जिसका धड़ शेर जैसा है और उसके सींग है वो कैसे है हमारे बैल जैसी, ये भी हमें यहां पर देखने को मिला है भाई। सर कैथल ITI लाइब्रेरी से 22 लाइव लड़कियों के साथ रच दो कुछ, वाह 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 वाह, बहुत ही नीच स्तरीय बात करो भाई तुम तो। हाँ भाई, दीक्षांत शर्मा ने पूछा सर जी जिस तरह ABCET का पेपर है ये हो गया पास, फिर हरियाणा पुलिस की भर्ती लिखड़ेगी उसका पेपर भी देना होगा या साइड फिजिकल या सीधा फिजिकल तो नहीं भाई, पेपर देना होगा। ये आपका परी है, जैसे CGL के अंदर नहीं होता, CGL परी हो गया, उसके बाद आपका मेंस होता है। अभी क्या प्रोसेस हो गया आपके पास, जैसे अभी आपको CET का परी देना है, CET का परी का पेपर है 2025, ये जब भी आपका लेंगे अगस्त के अंदर लेंगे या सितंबर में जब भी लेंगे, मैक्सिमम चांस अगस्त के अंदर ही पेपर ले लेंगे, ठीक है। आपका अभी CET परी 2025 ये पेपर हो जाएगा। उसके बाद ये मान लिया 2 महीने में आपका रिजल्ट दे देंगे, 2 से 3 महीने आपका रिजल्ट आ जाएगा। फिर रिजल्ट आने के बाद क्या है, आपकी फिर से नोटिफिकेशन निकला, वैकेंसियां निकलेंगी आपकी। जैसे मान लिया हरियाणा पुलिस के अंदर भाई मान लिया सब इंस्पेक्टर की भर्ती लिखड़ी, कांस्टेबल की भर्ती लिखड़ी, पटवारी की भर्ती लिखड़ी, ठीक है, इस टाइप से। अब मान लिया हरियाणा पुलिस के अंदर या फिर पटवारी की मान लिया भाई, पटवारी की मान लिया भाई हमारे पास कितनी भाई 1000 वैकेंसियां आ गई भाई, ठीक है, मान के चलने लग रहे हैं हम लोग, लेटेस्ट कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, अब इसके 10 गुना बच्चों को है इसके लिए बुलाएंगे, ये तो यानी कि 10 गुना के अंदर आगे 10,000 बच्चे, ठीक है। तो यानी कि अब जो CET परी का 2025 का जो रिजल्ट आया है इसके अंदर जो टॉप के 10,000 बच्चे होंगे, टॉप के जो 10,000 बच्चे होंगे उनको क्या है डायरेक्ट पटवारी के लिए बुला लेंगे कि आओ भाई आप लोग पटवारी का पेपर दो। तो यानी कि आपको टॉप के 10,000 बच्चों के अंदर आना पड़ेगा, जो टॉपर होंगे ना 10,000 बच्चे, ठीक है, उसके अंदर आना पड़ेगा, तब आप लोगों को पटवारी के पेपर के लिए बुलाया जाए कि आप लोग आओ और पटवारी का पेपर दो,
ठीक है, आपकी एक कट ऑफ लगेगी। कट ऑफ जैसे मान लिया भाई 100 के अंदर से मान लिया भाई 65 पर कट ऑफ लगी, हाँ भाई 65 प्लस है, जितने बच्चे हैं वो सारे 10,000 के करीब बच्चे हैं और वो सारे पटवारी के पेपर में बैठेंगे। ठीक है, और जिस टाइम आप ये पटवारी का फॉर्म भरोगे उसी टाइम आपसे आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी जाएगी। अभी ग्रेजुएशन की डिग्री अटैच करने की भी कोई जरूरत नहीं है। मैक्सिमम बच्चों मेरे पास आए थे मैसेज कि जो ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं, मैं तो ग्रेजुएट हूँ, मेरे को ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं बढ़ने का ऑप्शन आने लग रहा है, अभी सिर्फ आपको +2 की अटैच करनी है, वो सारी आपकी उसके अंदर काम आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बोला जाए और आपने फिर पटवारी का पेपर निकाल दिया तो आपकी जॉब लग गई। ठीक है, एक तरीके से डबल फिल्ट्रेशन का काम होगा अभी। ओके, आगे चीज समझ में कैसे क्या कुछ होगा, यानी कि 2 बार आपको पेपर देना पड़ेगा भाई, और फार्म भी 2 बार भरना पड़ेगा। अभी तो सीईटी पर ही, फिर जब मेंस के अंदर जब नौकरियां निकलेंगी तब आपको उसका भी फॉर्म भरना पड़ेगा, इस तरीके से भाई। इसके अलावा भाई फतेहाबाद से रिलेटेड 2-3 फैक्ट हो रहा है, बस फतेहाबाद पूरा ही हो जाएगा तुम्हारा। और क्या फैक्ट हमारा, एक ये है भाई फतेहाबाद के अंदर की जो हवेलियां जितनी बनाई, जैसे हमने देखा भाई ये उसकी थी फिरोज शाह तुगलक की हवेली है या जो भी है, लाट है या जो भी है, ये सारी की सारी किस शैली के अंदर बनी है, तो ये मेनली तुर्की से आए थे सारे शासक जो भी थे ये। ठीक है, तो ये सारी की सारी हमारी तुर्क शैली के अंदर बनी है भाई। क्या चीज याद रखोगे, फतेहाबाद की सारी हवेलियां मैक्सिमम किस शैली के अंदर बनी है, मैक्सिमम हमारी तुर्क शैली में बनी है भाई, तुर्क शैली में बनी है। ठीक है भाई, चीजें क्लियर, ये चीज भी आपको याद रखनी है भाई। इसके अलावा भाई हमें पुराने समय के अंदर शेर के 2 दांत भी देखने को मिले हैं भाई, फतेहाबाद के अंदर से देखने को मिले, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो जो बुआन भट्टू गांव है रतिया के अंदर, बुआन भट्टू, जहां पर शेर के 2 दांत बो रखे थे भाई, तो क्या पता इसके अंदर से भी शेर जा में जाए। ठीक है, तो बुआन भट्टू गांव वहां से क्या है, रतिया के अंदर हमें शेर के 2 दांत मिले, भी प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है भाई। बुआन भट्टू गांव रतिया से हमें शेर के 2 दांत भी मिले हैं। देखो भैया, आपका फतेहाबाद जिला हो गया है कंप्लीट भाई। लगभग फतेहाबाद से रिलेटेड जो भी फैक्ट थे, जो भी स्थल थे, या जो भी मेले मंदिर, जो भी सिस्टम था फतेहाबाद का, पूरी की पूरी थ्योरी भाई मैंने मेरे एंड से करवा दी है। अब फतेहाबाद जिले के अंदर मेरे हिसाब से कुछ नहीं बचा है। छोटा सा जिला था तो भी इसके अंदर 70 मिनट का समय लग चुका है लगभग, लेकिन हमने पूरा जिला कर दिया है। और मेरे हिसाब से हर एक साथी के है भाई फतेहाबाद जिला समझ में आ भी गया होगा, याद भी हो गए होंगे सारे के सारे पर्सन। एक बार क्लास खत्म होने के बाद दोबारा से फिर से रिवीजन मार लेना भाई। ठीक है, इसके अलावा अब मैक्सिमम बच्चे बोलने लग रहे थे जी आपने इसके एमसीक्यू नहीं करवाए, तो एमसीक्यू भाई मैं बता देता हूं, क्योंकि इसके अंदर जो मैंने थ्योरी करवाई इससे अलग कोई पर्सन है ही नहीं। एमसीक्यू जो जैसे मैं करवाता हूँ, एमसीक्यू मैं किस लिए करवाता हूँ, मैं इसलिए करवाता हूँ ताकि आपको जैसे कुछ पर्सन है कुछ जैसे जिसके अंदर फैक्ट ज़्यादा होना, जैसे यमुनानगर जिला था उसके अंदर फैक्ट ज़्यादा थे, तो सारे फैक्ट यहाँ पर लिखने पॉसिबल नहीं है, उनको एमसीक्यू की फॉर्म के अंदर मैं लेके आया। ठीक है, अब इसके अंदर फैक्ट थोड़े थे, फतेहाबाद जिला छोटा है, इससे रिलेटेड चीज़ें थ्योरी भी थोड़ी है। ठीक है, आप किसी बुक के अंदर भी देखो तो 1-2 पन्ने के ऊपर पूरा फतेहाबाद जिला कंप्लीट हो जाएगा, तो इसके फैक्ट थोड़े थे, तो यानी जो मैंने थ्योरी करवाई है इसी के बिहाफ पे सारे एमसीक्यू बन जाएंगे। एमसीक्यू के अंदर आपको कोई भी नया पर्सन नहीं टकरेगा, और एमसीक्यू मैं करवाता ही किस लिए था, ताकि आपको कोई नया पर्सन टकरे। ठीक है, तो इसके एमसीक्यू करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि सारी जो मैंने थ्योरी करवाई है यही एमसीक्यू के अंदर आएगी। ठीक है, तो इसीलिए मैं इसके एमसीक्यू आज लेके नहीं आया हूँ ना, कल पंचकुला वाले के भी इसीलिए नहीं लेके आता क्योंकि पंचकुला के भी सारे के सारे एमसीक्यू हैं वो थ्योरी के अंदर से आपके कवर अप हो जाएंगे। तो यानी जिसके एमसीक्यू आपके थ्योरी के अंदर से कंप्लीट हो जाते हैं उसके करवाने की जरूरत नहीं है, जिसके नहीं होते, अब जैसे कल मैं एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट करवाऊंगा, ठीक है, उसके अकेले थ्योरी से काम नहीं चलेंगे, तो उसके मुझे अलग से एमसीक्यू लाने पड़ेंगे। ओके, तो भाई ये क्लास आपकी अभी YouTube से हट जाएगी। ये क्लास आपको मतलब ये जो थ्योरी है या जो इसके हैंड रिटन नोट से जो मैंने चीजें लिखी आपको लिखी लिखाई चाहिए है, तो जॉब्स टारगेट के नाम से आपको अपना ऐप मिलेगा भाई प्ले स्टोर पर, और जिसको कंप्लीट सीईटी की तैयारी करनी हो, मेंस तक की प्री प्लस मेंस दोनों तैयारी हो जाएगी एक ही बैच से। ठीक है, तो आप लोग भाई सीईटी का बैच ले सकते हो। सीईटी 2025 न्यू बैच के नाम से आपको बैच मिलेगा, जिसके अंदर आपको मेंटरशिप भी मिलती है, डेली सुबह आपको टारगेट मिलते हैं, आज आपको क्या पढ़ना क्या चीज़ें नहीं पढ़नी। ठीक है, आपको हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं हरियाणा जीके और हिंदी के, सिर्फ इन 2 ही सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, इसके अलावा को नहीं मिलेंगे। कुछ बच्चों के मेरे पास मैसेज आते हैं जो आपने इसके हैंड रिटन नोट्स भी बोल रहे थे, नो बोले थे, तो पहला क्लियर करूँ भाई, हरियाणा जीके और हिंदी का अलग कोई हैंड रिटन नोट्स नहीं है अवेलेबल।
ठीक है। इसके अलावा मैथ रीजनिंग है भाई, उसकी आपकी प्रैक्टिस शीट भी मिलेंगी। प्रीवियस ईयर के पेपर आपको मॉक की फॉर्म के अंदर मिलेंगे, जैसे आपका टेक्स्ट बुक के ऊपर होते उसी टाइप से नए मॉक भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है, टेक्स्ट बुक की तरह ही। और आपको क्या है, सारी की सारी फैसिलिटी इसी बैच के अंदर मिलेगी। और ये वीडियो भी अभी इसी के अंदर जाएगी। सभी को राम राम, धन्यवाद। राणा लोग हैं जो क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता देना भाई, ठीक है। अभी दिन में 3:15 बजे मिलेंगे इंडिया जीके की पॉलिटी क्लास में। आ जाना।